हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति की गोद में केवल मनुष्य ही नहीं, वन्य प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधों का निवास होता है। इसीलिए हमें प्रकृति का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 वेटलैंड सुल्तानपुर और भिंडावास में हजारों पक्षी आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों लेक के आसपास के इलाके को होम स्टे पॉलिसी के तहत विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75 साल से ज्यादा आयु के पेड़ के संरक्षक को पेंशन दी जाती है और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। वहीं उन्होंने बजट में ऑर्गेनिक खेती पर बल दिए जाने पर प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया। हम यदि चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। पृथ्वी पर हम समझे कि हम अकेले रहते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा हमारा सहयोग करने वाले वन्य प्राणी भी रहते हैं। ये पृथ्वी हम सबकी है, केवल हमारी नहीं है। इसलिए आज के दिन ये जो वेटलैंड दिवस है, इसके पीछे की जो भूमिका बताई गई है कि पृथ्वी और ये पानी, ये दोनों हमारे लिए उपयोगी हैं। तो दोनों का संरक्षण करना, दोनों का समन्वय बैठाना, दोनों का तालमेल बैठाना, ये बहुत आवश्यक है कि हरियाणा में जैसा 2 वेटलैंड्स का जिक्र हुआ है, सुल्तानपुर लेक और भिंडावास लेक, इसमें हजारों पक्षी ये दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं। रादर यहां आज ही मैंने जो जानकारी ली तो सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजातियां, लगभग 50,000 पक्षी ये हर वर्ष यहां पहुंचते हैं। वैसे तो अब ये जो अवसर है, यहां से इनके वापस जाने का जो अवसर है, आज भी हमने भ्रमण करके देखा और जो एक यहां प्रदर्शनी दिखाई गई है, उसके अंदर हमारे वन मंत्री कंवरपाल जी ने बहुत सी चर्चाएं की हैं। बहुत आकर्षक ऐसी कहानियां ये हमको ध्यान में आती हैं। इसी प्रकार का हमारा जो दूसरा वेटलैंड है भिंडावास, वहां भी लगभग 80 से अधिक प्रजातियां और वहां 100 से अधिक निवासी प्रजातियां भी हैं जो हमारे यहाँ हरियाणा में स्थानीय तौर पर पाई जाती हैं। वहां भी लगभग 40,000 पक्षी ये हर वर्ष आते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये एक जिसको कहना चाहिए एक उद्यम है जो राष्ट्रीय उद्यान की इस परंपरा में देखने को मिलता है। यहाँ पर पर्यटन के नाते भी बहुत से पर्यटक देश भर से वो आते हैं। हमने विचार किया है, आज ही ध्यान में आया है कि हम क्यों नहीं उनके यहाँ पर निवास के नाते से कोई योजना बनाए। पिछले दिनों में टिक्करताल का जो एक पर्यटन केंद्र इस प्रकार का जो बनाने की बात आई थी, वहां पर हमने एक होम स्टे पॉलिसी की चर्चा की। वो होम स्टे पॉलिसी बन गई है। उस होम स्टे पॉलिसी का उसका उपयोग करते हुए इन दोनों लेक्स के आसपास के गांव में इसको हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इसके अंदर सहभागी बने, लोग बाहर से आए, उनके घरों में रहें और ग्रामीण क्षेत्र का जो एक सांस्कृतिक पहलू है उसका भी दर्शन करें और हरियाणा का जो ग्रामीण दर्शन है वो उनको करने को मिले। आज हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, एक संकल्प का दिन है कि हम संकल्प करें कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रकृति हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसका संतुलन बना रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लंबे जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इस पर चिंता थोड़ी करने की आवश्यकता है। इधर लोगों का ध्यान नहीं है। विकास के नाम पर कई बार हम इस प्रकृति से साथ खेलते भी हैं और इसको यानी विनाश की तरफ भी ले जाते हैं। तो आज मैं उन सब संस्थाओं का भी आभारी हूं जो संस्थाएं पर्यावरण के नाते से बहुत जोर से अपनी आवाज भी उठाते हैं और उसमें प्रकृति को बचाने के लिए अपनी भूमिका को निभाते हैं। अब ये काम मनुष्य को सबको करना चाहिए। हमने अपने यहाँ हरियाणा में पेड़ को केवल पेड़ नहीं कहा है, हमने उनको प्राणवायु देवता कहा है कि हमारी प्राणवायु के
ऊपर यानी एक प्रकार का हमको प्रदर्शन उनका प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और इस वर्ष जब ये ऑक्सीजन का संकट हमने देखा कोविड के दिनों में, तो ऑक्सीजन को किस प्रकार से मात्रा बढ़ाई जाए, वनों का प्रसार किया जाए, वन लगाया जाए। और हमने यहां तक भी किया कि इस वर्ष के लगने वाले वन, उनका नाम भी ऑक्सी वन रखा है, कि जो वन लगेंगे उनका नाम ही ऑक्सी वन होगा। और जो बड़ी आयु के पेड़ हैं, 75 वर्ष की ऊपर के आयु, विशेष तौर पर जो कुछ प्रजातियां होती हैं, बड़ है, पीपल है, पिलखन है, तो ऐसे पेड़ 100-100 साल तक भी चलते हैं। हमने कहा कि जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु का पेड़ हो जाएगा, तो जो उसका संरक्षण कर रहा है, चाहे परिवार है, चाहे संस्था है, चाहे सार्वजनिक स्थान पर है, उनको 2500 रुपया साल की हम ये पेंशन भी देंगे। कल ही जो अपना बजट पेश किया गया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रसायन की बजाय प्राकृतिक खेती के ऊपर जो जोर दिया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे कृषि मंत्री और हमारे वित्त मंत्री, जिन्होंने ये योजना बनाई है कि रसायन का उपयोग कम करेंगे, शरीर स्वस्थ भी रहेगा। क्योंकि अन्न के अंदर जो उन रसायन के कारण से जो उसका यानी एक प्रकार का जो उसका स्वभाव है अन्न का बन गया, वो शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करने वाला। तो ऐसे सब प्रकृति के नजदीक जाने का काम जो किया जा रहा है, केंद्र सरकार भी बहुत सी योजनाएं ला रही है। हमने हरियाणा में भी इसके ऊपर बहुत अपने प्रकल्प खड़े किए हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में वर्ल्ड वेटलैंड डे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का संकट देश की सीमाओं से परे है। हम स्वीडन, इंग्लैंड और फ्रांस के साथ मिलकर पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। जिन्होंने कहा कि कम से कम 75 झीलों को रामसर साइट में शामिल कराएंगे। औद्योगिक नगरी गुरुग्राम के आसपास के इलाके को भी हरा भरा बनाया जाएगा। इस इलाके के लिए जब भी मैंने मुख्यमंत्री से कुछ कहा तो उन्होंने उस काम को हमेशा पूरा किया। जो सारी विकास की संकल्पना रहती है, उस विकास की संकल्पना में प्रकृति, विकास और जीवन यापन, ये तीनों साथ कैसे चले, इसकी एक बड़ी भूमिका रहती है। मैं जानता हूं पिछली बार आप जब जमालपुर आए थे और उसके पहले भी इस इलाके में चाहे गांव में सड़क जोड़ने का काम हो, चाहे हमारे यहाँ आयुर्वेद अस्पताल को शुरू कराने का काम हो, चाहे कोई भी विकास का कार्य हो, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब भी मैं माननीय मनोहर लाल जी पे गया, मैं इधर था या नहीं था, मुझे तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र आया कि आपने ये जो विकास का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में ले लिया। कि आज आप जिस प्रकार से इस सुंदर प्रकृति से भरी हुई और जो दुनिया भर के पक्षियों की आश्रय स्थली हमारी ये जो झील है, यहाँ पर सुल्तानपुर की झील में आप आए हैं और आपने जिस प्रकार से इको विकास की, इको टूरिज्म की और जो हरियाणा में नई योजनाएं शुरू करी हैं, उसको लागू करने की बात करी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके इस विजन से, आपके इस संकल्प से ये आसपास के जितने भी गांव कहे हैं, निश्चित रूप से इनके जीवन में परिवर्तन आएगा और इनकी समस्याओं का भी समाधान होगा। ये बड़े विश्वास से मैं आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य पद्धति, आपकी लोगों के प्रति काम करने के समर्पण की भावना के कारण हम निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आज पूरे दुनिया भर में वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। ये वेटलैंड डे की आवश्यकता क्या है? अभी हम लोगों ने यहां पर हमारे अहमदाबाद के इसरो का एक एटलस हमने प्रकाशित किया। भारत में लगभग 2 लाख से ऊपर ऐसी जगह जो पानी के छोटे छोटे पॉन्ड हैं और जहां पर पानी धीरे धीरे पानी का संचय होने के कारण आसपास का जो स्थान है उसका जल स्तर और जो प्रकृति की शुद्धता, हवा की शुद्धता, हमारे पीने के लिए पानी उपलब्ध रहता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी प्राकृतिक संरचनाएं हैं जिनका संरक्षण होना बहुत आवश्यक है और वो संरक्षण होना इसलिए आवश्यक है कि अभी हमारे डीजी फॉरेस्ट मेरे को बता रहे थे कि जो फॉरेस्ट है वो तो हमारे बॉडी में लंग्स की तरह है। चौबे साहब वेटलैंड को किडनी कह रहे थे। तो जो हम हवा ले रहे हैं वो इन पेड़ों और फॉरेस्ट के कारण ले रहे हैं, लेकिन जो किडनी है, प्यूरिफिकेशन का काम है, वो ये हमारा वेटलैंड कर। एनटीसीए की मीटिंग में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मीटिंग में
हमने पर्यावरण विभाग की ओर से वो नक्शा तैयार कराया। आज देश में हमारे पास 52 नेशनल टाइगर कंजर्वेशन हमारे पास फॉरेस्ट है और हमें इस बात का गर्व है कि जो 52 एनटीसीए के हमारे टाइगर कंजर्वेशन है उसमें से 14 को पिछले ही वर्ष इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिला है और अभी हमारे तमिलनाडु के पास जो एक फॉरेस्ट रिजर्व है उसको तो TY2 का दर्जा मिला है, जो दुनिया में सारे संगठनों के माध्यम से रेयर मिलता है। हमें उस उपलब्धि पर अपने वन विभाग को मंगलवार को आए आम बजट पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वर्तमान सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी। सीएम मनोहर लाल ने बजट को जहां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट बताया, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को निराशाजनक करार दिया। 2022-23 का जो बजट पेश हुआ है और मैं इसके लिए एक बहुत अच्छे बजट के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मुख्य रूप से जो इस बार का बजट है पहले के बजटों से एकदम कई मायनों में अलग ऐसा बनाया गया है और ये केवल इस एक वर्ष के बजट की बजाय मैं मानता हूं, जैसा बताया गया कि आगे के 25 वर्ष तक एक विशेष दिशा तय करने के लिए और बहुत सी चीजें इसमें लागू की गई हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे जोर दिया गया डिजिटलाइजेशन पर, क्योंकि सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ रही है, तो उसका प्रयोग और उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो काम किए गए हैं वो बहुत बड़ी संख्या में वो सब किए गए हैं। इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक ध्यान दिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से और एक प्रकार से इसमें लाभ मिलेगा। ये निरस बजट है। जो उम्मीद थी, जो आशा थी, वो निराशा में तब्दील हो रही है, क्योंकि ये बजट किसान के हित में नहीं है। खाद की सब्सिडी जो 1,40,000 करोड़ थी वो घटा के 1,05,000 करोड़ दी। गरीब आदमी जो मनरेगा में जो उसको मिलता था जो 98,000 करोड़ थी वो घटा के 73,000 करोड़ दी। तो इसका मतलब ये है बजट किसी भी गरीब आदमी के लिए और बेरोजगारी के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, और जो महंगाई है उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। और जिस प्रकार से खाद की सब्सिडी कम हुई है, इसका मतलब लागत और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी। तो महंगाई पे अंकुश लगाने का कोई कदम नहीं उठाया, सिर्फ आंकड़ों का खेल है, बाकी बजट निरस है। टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। टैक्स में जो उम्मीद थी कि भाई जो फर्स्ट इनकम में मिडिल क्लास को खास तौर पर उसमें छूट बढ़ाई जाएगी, वो कोई नहीं बढ़ाया। मतलब मिडिल क्लास, गरीब आदमी, छोटा व्यापारी, किसान, मजदूर, इनके हित में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो वो इस जो महंगाई की। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के एनएलओ पार्टी का जेजेपी में विलय वाले बयान को पूर्व मुख्यमंत्री और एनएलओ सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि एनएलओ पार्टी का अपना एक अलग वजूद है। हमारे साथ अगर कोई शामिल होता है तो हम उसका स्वागत जरूर करेंगे, लेकिन एनएलओ पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज नहीं होगी। पत्रकारों से बातचीत में ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि देश का हर नागरिक आज मौजूदा सरकार से दुखी है, इसीलिए निश्चित रूप से समान विचारधारा वाले लोग इकट्ठा होंगे और देश में प्रदेश से मौजूदा सरकारों का पतन होगा। उन्होंने कहा कि जब तीसरा मोर्चा बनेगा तो उसकी नीतियां भी तय की जाएंगी। मौजूदा सरकार का पतन होगा, हमारी सरकार बनेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अपना एक वजूद है। हमारे साथ कोई और शामिल होगा, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी पार्टी में मर्ज नहीं होगा। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने गप्पू बजट बताया। बजट आने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर वत्स ने कहा कि किसान, युवाओं और आमजन की हितैषी होने का दम भरने वाली केंद्र सरकार ने किसान, युवाओं और मध्यम वर्गीय लोगों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि केंद्र में सत्ता हासिल करने के बाद से सरकार जुमलेबाजी की सरकार रही है। स्वयं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर किसानों की फसलों की खरीद और केमिकल मुक्त खेती का वायदा जुमला साबित होगा।
दो तीन चीज़ें इस बजट में मैं, वैसे तो ये बजट 0/0 है, पर दो तीन चीज़ थी जो इन्होंने कटौती की है। किसानों के बात करते हैं, किसान के हक की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, मजदूर के हक की बात करते हैं। मनरेगा में इन्होंने बजट में कटौती कर दी। दूसरा जो कृषि के लिए है उसमें इन्होंने कटौती कर दी। तीसरा कहते हैं 60 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ से 60 लाख पे आ गए। अब 60 लाख से ये पता नहीं कहाँ आएंगे, तो 60 लाख से ऐसा लगता है आज का युवा, इस देश और प्रदेश का युवा ये ठगा महसूस करता है जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोल के सत्ता हासिल की। और आज कभी युवाओं से पकोड़े बुनवाते हैं, कभी युवाओं से और कुछ कराते हैं। तो आज प्रदेश और देश का युवा बेरोजगारी है। बेरोजगार ये जो बजट है, ये मैं इसको कुछ नहीं मानता, ये एक बजट नहीं, ये झूठ की पोटली है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए बजट 2022-2023 को लेकर भिवानी के किसानों में काफी उत्साह है। भिवानी के किसानों ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट के अनुसार अब केंद्र सरकार किसानों की फसलों की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी करवाएगी, जो कि काफी अच्छा फैसला है। किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए के एमएसपी सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यहां तक कि किसानों की खेती के असेसमेंट के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। साथ ही ड्रोन के जरिए 6 न्यूट्रिएंट और कीटनाशक के छिड़काव को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि अच्छा फैसला है। बजट में केंद्रीय मंत्री ने 163 लाख किसानों की जो अब अगले साल है 2022-23 में 1208 MT मीट्रिक टन धान वगैरह की खरीदारी करेगी। इससे किसानों के खाते में सीधी अनाज की जो कीमत होगी वो जाएगी। इससे किसानों को फायदा। जीरो बजट खेती का बजट तैयार किया है जिससे किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही जो जैविक खेती है उसके ऊपर भी फोकस किया है ताकि जो हानिकारक चीज़ें हैं वो खेती में ना आए। नई तकनीक को भी कृषि के साथ सरकार जोड़ने के लिए जा रही है। जैसे ड्रोन से खेती के ऊपर निगरानी रखेंगी। इससे तकनीक अगर कृषि के साथ जुड़ेगी तो अच्छी पैदावार के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आगे डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा भी बढ़ेगी आगे समय के साथ। तो ऐसे में अगर ये नए चैनल शुरू हो रहे हैं जो, और आज बजट में अनाउंस करा है वित्त मंत्री जी ने, इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक बजट है और इस बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक हरियाणा के अलग अलग जिलों में मनाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 3 फरवरी को यमुनानगर के आदिबद्री स्थित सरस्वती के उद्गम स्थल से होगी, जहां हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यहां 21 कुंडलीय यज्ञ, परिक्रमा और आरती होगी। जबकि 4 फरवरी को पंजाब यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी होगी, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से विद्वान और विदेशों से मेहमान हिस्सा लेंगे। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह करमिच ने बताया कि
किस गोष्ठी के युवाओं को विशेष रूप से प्लेटफॉर्म दिया गया है, वो सरस्वती नदी पर किए गए अपने शोध को यहां प्रस्तुत कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी को पिहोवा में इस सरस्वती महोत्सव का समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सरस्वती महोत्सव 2017 से अगर मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा और अब की बार हम सरस्वती महोत्सव अब 3 से 4-5 फरवरी तक मनाने जा रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सरस्वती महोत्सव होगा। 3 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम है वो आदि बद्री में माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी आरंभ करेंगे। वहां पर 21 कुंडिया हवन यज्ञ हमने वहां पर किया है और आरती और परिक्रमा और हमारा सारा वहां का कार्यक्रम होगा। उसके बाद 4 तारीख को पंजाब यूनिवर्सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बहुत से दूर दूर के साइंटिस्ट, विदेशों के भी साइंटिस्ट, बड़े विदेशों के हाई कमिश्नर, और एक सबसे बड़ा हमने वहां पर एक प्लेटफार्म युवाओं को दिया है कि यूनिवर्सिटी में आप अपना पेपर, जो जिन ने भी सरस्वती के ऊपर शोध किया है, जल के ऊपर शोध किया है, वो अपना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। और उसके बाद 5 तारीख को पिहोवा में इसका समापन होगा, और जिसमें 21 हवन कुंड वहां भी किए जाएंगे और प्रदेश के जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह जी, वो उसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो हमने जितने सरस्वती की 200 किलोमीटर की हमारी क्रीक है, करीब 200 के करीब गांव पड़ते हैं सरस्वती के किनारे, 57 शमशान घाट हैं, 32 मंदिर हैं पुराने। हम सब में उस दिन 5 तारीख को बसंत पंचमी के दिन सब में भंडारे लगाए जाए। धुंध के कारण अंबाला रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली लगभग 10 रेलगाड़ियां देरी से चल रही है। उत्तर भारत में शीतलहर के चलते धुंध बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ट्रेनें प्रभावित हो रही है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। लगातार पड़ रही धुंध से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अंबाला रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर BS गिल ने बताया कि अंबाला से गुजरने वाली 10 गाड़ियां धुंध की वजह से लेट चल रही है, जो कि एवरेज तौर पर 1 से 14 घंटे की देरी से चल रही है। अंबाला पासिंग जो ट्रेन हैं आज की डेट में 2 तारीख में करीब 10 ट्रेन ऐसी हैं जो लेट चल रही हैं और एवरेज आधा घंटा 1 घंटे के आसपास इनका डिले चल रहा है फॉग की वजह से। वेदर जैसे जैसे इम्प्रूव होगा वैसे वैसे ट्रेन की पंक्चुअलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें कई गाड़ियां हैं, जैसे 4712 है हरिद्वार गंगानगर और 22455 है, 2716 वगैरह है डाउन की आपकी, मतलब सभी मिक्स गाड़ियां हैं जो दोनों तरफ से। हरियाणा के यमुनानगर नगर निगम में फर्जीवाड़े के ठेकेदार सामने आए। ठेकेदार पुनीत कंबोज और अनिल चुग ने फर्जी दस्तावेजों पर करोड़ों रुपए के टेंडर लेकर काम कर दिए। उनके फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर नगर निगम में 15 से 20 वर्षों से ये दोनों ठेकेदार लगातार निगम के टेंडर लेकर काम कर रहे थे। निगम के अधिकारी इन ठेकेदारों के फर्जी दस्तावेजों पर टेंडर अलॉट करते रहे। दोनों की ओर से की गई शिकायत की जांच की तो आरोप सही मिले। तो मैं अपने जो निगम के हमारे अधिकारी हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ ये काम किया है और उन्होंने जो फर्जी जो लोग कॉन्ट्रैक्टर कागज़ लगाते थे उसका जब उनके संज्ञान में आया उन्होंने उस पर एक्शन लिया। हमारे निगम के अधिकारियों ने जो FR लॉन्च कराने का काम किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। जब तक हम कुछ सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो मेरा ख्याल हम काम ठीक नहीं करा पाएंगे। और जो भ्रष्टाचार रहित मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सरकार का शासन देने का काम है, कितना भी चल रहा है कि हम सारा निगम का जो भी हमारे ध्यान में आता है, संज्ञान में आता है, पकड़ा जाता है, हम किसी को छोड़ने वाले काफ़ी लंबे से समय से कर रहे थे। जब हमारे ध्यान में आया अब कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे हमारे संज्ञान में बात आई अधिकारियों में, हमने इसको सर एक तरफ तो हम कहते हैं कि सारा ऑनलाइन सिस्टम है, तो फिर ये कैसे सर इतना लंबे समय तक काम चल पाया जी? देखिए ऑनलाइन तो 1 साल से हुआ है और उससे पहले ऑफलाइन काम चल रहा था। कैसे काम चल रहा था उसकी सारी जांच का विषय है। जो भी इसमें कोई दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैं कब कर रहा हूँ अधिकारी संलिप्त नहीं हो सकते। अगर कोई अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। हमने दिसंबर
दिसंबर महीने में टेंडर जो कॉल किए थे न्यूली अप्रूव्ड कॉलोनी के, उसके अंदर कुछ एजेंसियों ने अपने जो सर्टिफिकेट दिए थे वो सारी एजेंसी वैसा रूटीन लगाती है, पर इनके स्पेशली इनके आपस में कंप्लेंट भी आई कि हमारे फेक है। इसके लिए जांच के लिए भी उनको भेजा था कि जहाँ जिस ऑफिस से वो इशू हुए थे तो उनके पास भी भेजा, तो उनके ऑफिस से भी जैसे हमें डिटेल्स मिली तो उन्हीं डिटेल के बेस पे हमने भी फिलहाल इसको जाके मामला पुलिस को दे दिया कि उसके FIR दर्ज करके उसकी छानबीन करके आगे फर्दर आगामी कार्रवाई करें। करोड़ के काम थे ये वार्ड नंबर 12, 21 और 22 नगर निगम के वार्ड में 3 वार्ड हैं, इनमें अलग अलग 2 करोड़ 22 लाख का एक था, 2 करोड़ 38 लाख का एक था, 2 करोड़ 40 लाख का एक। क्या काम कर कल नगर निगम के एक्शन है मिस्टर रवि, तो उनकी तरफ से कंप्लेंट आई थी, 2 कंप्लेंट्स आई थी, दोनों अलग अलग कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ थी। एक का नाम अनिल चुग है, दूसरों का नाम है पुनीत कंबोज। इनके खिलाफ दरख्वास्त आई तो उसमें हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो दोनों में अलग अलग शिकायत है। तो एक जो कंप्लेंट थी उसमें ये शिकायत थी कि कोई जो अनिल चुग ठेकेदार हैं उन्होंने कोई यहाँ पे निगम में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह निकले थे, तो उनके लिए अप्लाई किया हुआ था। अप्लाई जब उन्होंने किया तो जो कुछ उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे तो वो उन्होंने साथ में लगवाए थे, तो वो जब MC अपने निगम ने वेरीफाई करवाए तो जो कागज़ थे ना तो वो ठीक नहीं निकले। वो तो जहाँ से पीछे जलंधर से बनाए हुए थे उन्होंने वेरीफाई करवाए तो गलत निकले, इसलिए उसके ब्याह पे उन्होंने। फतेहाबाद के गांव ढाणी सांचला और ढाणी भोजराज के ग्रामीणों द्वारा, आपको बता दें, स्कूल खुलवाने की मांग को लेकर यहां पर धरना 8वें दिन भी जारी रहा। आज ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पुतला फूंका और नारेबाजी की। ग्रामीणों ने एक स्वर में मांग उठाई कि 1ली से 12वीं तक सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए। ग्रामीणों ने बताया कि 25 तारीख से ग्रामीणों ने अपने स्तर पर गांव के स्कूल खोल दिए हैं और गांव के पढ़े लिखे युवा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा स्कूल ना खोले जाने पर सरकारी टीचर स्कूल में नहीं आ रहे। जब तक स्कूल नहीं खोले जाते तब तक उनका धरना यहां जारी रहेगा। धरने का कौन सा दिन और आज का आपका क्या कार्यक्रम था जी? आज धरने का 8वां दिन है। आज का प्रोग्राम था शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पुतला जलाना और उसका रोष प्रकट करना। तो अभी बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, क्लासें लग रही? सभी बच्चे आ रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं वे भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो गांव में पढ़े लिखे युवक हैं वे भी क्लासें लगा रहे हैं। धरना कब तक जारी रहेगा जी? धरना जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार सभी बच्चों के मालिक स्कूल लगाने। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।